हर एक फ़िल्मी भारतीय ने ये गाना तो सुना ही होगा, मेरा जूता है जापानी। अब उस गाने को कुछ साल बीत गए। अब नई धुन है कि भारत से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं और इस बीच घर में क्लेश मचा हुआ है। यहाँ बिहार के चुनाव हैं। प्रधानमंत्री की माताजी पर अभद्र टिप्पणी की गई, बहुत दुखद बात है। लेकिन प्रधानमंत्री इन सब से निरपेक्ष, जैसे उन पर इस बात का कोई खास असर नहीं पड़ा हो, या पड़ा हो तो भी उन्होंने इस बात को पी लिया है। समय आने पर वो क्या करेंगे वो ही जाने। लेकिन बात यहाँ जापान दौरे की। जापान दौरे से ठीक पहले जापानीज प्रतिनिधिमंडल को जाना था कहाँ? अमेरिका। और कई अरब डॉलर की ट्रीटी होने वाली थी और अचानक प्रतिनिधिमंडल कहा कि मूड नहीं है, नहीं जाएंगे। अब ये संयोग हो सकता है, जैसा कुछ मोदी जी के चाहने वाले कहते हैं, ये मोदी इफेक्ट है, यह प्रयोग है, संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। 56 इंच की छाती का कमाल है। लेकिन असल मामला क्या है? और इसके साथ ही जापान की इस यात्रा से अमेरिका कितना भड़केगा, जापान के क्या हित हैं, भारत के क्या हित हैं, और क्या जो जापान आज तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, वह जापान भी से तंग आ चुका है। क्या खिचड़ी पक रही है भारत और जापान के बीच? इन सब के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी और व्यालोक वाणी के और प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, अब इस चीज में मैं आपसे सीधा एक सवाल कर रहा हूं। जापान की इस यात्रा से, इसकी टाइमिंग देखिए, ट्रंप का टैरिफ देखिए, चीन की तरफ हाथ पैर बढ़ाना देखिए, और बहुत सारी चीजें हम अगर जोड़ें तो इन सब के बीच पता चलता है कि ये यात्रा जो है, यह न केवल भारत और जापान के संबंधों में गर्माहट लाएगी, बल्कि कहीं न कहीं अमेरिका को भी हिलाएगी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए मैं पहले तो यहाँ से शुरू करना चाहूँगा जो आपका ने शुरू का जो वक्तव्य दिया, उसमें एक स्टेटमेंट आया है कि जापान जो है अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हद तक या काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर आश्रित है। तो इस स्टेटमेंट को मुझे लगता है हमें थोड़ा डिस्कार्ड करना चाहिए क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वही जापान है जिसने पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की चूलें हिला दी थी और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इन्होंने सारे यूरोपीय देशों को साउथ ईस्ट एशिया से खदेड़ दिया था और अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और उसमें यहाँ अमेरिका यहाँ ने भी जी, डॉक्टर साहब, बस मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए, उसको नहीं रखने के आदेश दिए गए, मैंने उस संदर्भ में बोला था। और जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी अद्यतन न हो, गलत हो, कि अभी भी जापान में स्थिति ये है, और शायद पिछली डील जो अमेरिका ने मना की जापान को अपने हिसाब से कुछ अस्त्र शस्त्र रखने की, उससे भी जापान उससे दूर हुआ है और उसको लगता है कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब इस पर भी प्रकाश डाल दीजिएगा आप अपने जी, बिल्कुल, वक्तव्य के। बिल्कुल। मैं जी। अपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए मैं इन्हीं सारी बातों पर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो जापान ने किया, लगभग आधे एशिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और यूरोपीय ताकतों को बाहर खदेड़ दिया था। और उसी वजह से कहीं न कहीं अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश जापान के खिलाफ हुए थे और जब जापान ने पर्ल हार्बर जैसी घटना को अंजाम दिया था और अमेरिका के जो एक सैनिक अड्डा था उसको तबाह कर दिया था, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी की घटना होती है और उस घटना ने जापान को हिला कर रख दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि क्योंकि जापान ही एक ऐसा मुल्क है जो परमाणु अस्त्रों के विध्वंस को पहचानता है
और 1945 का परमाणु अस्त्र और 2025 के परमाणु अस्त्रों में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो उस समय जापान की जो प्रायोरिटी थी, वो ये थी कि इस विध्वंस से कैसे निपटा जाए, और ये विध्वंस सिर्फ 1 या 2 साल तक नहीं चलने वाला था। उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया था कि आने वाले कई दशकों तक इस परमाणु हमले के नतीजे उनको भुगतने पड़ेंगे। और शायद यही वजह भी है कि वो जानते हैं कि परमाणु हथियार का क्या नुकसान हो सकता है। जापान आज विश्व में अग्रणी इकोनॉमीज में से है, एक से एक टेक्नोलॉजी जापान के पास है, और वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी पुख्ता है कि वो जब चाहे तब परमाणु हथियार बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये तय किया है कि मानव सभ्यता के खिलाफ इस तरह के हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और शायद इसी वजह से अभी तक उन्होंने इस तरफ कदम नहीं उठाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक, जिसको अब इंडो पैसिफिक की संज्ञा देते हैं, तो अब जापान को चाइना का जो ओवर असर्टिवनेस है और उनके साथ जो आए दिन तू तू मैं हो रही है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी मुख्यतः, तो जापान को भी लगता है कि बदलते हुए विश्व में उसको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए खुद को की कमर कसनी पड़ेगी। और इन सारी बातों को लेके जो शिंजो आबे थे, जो इससे पहले के मुख्य नेता थे जापान के, उन्होंने एक ओरिएंटेशन और नैरेटिव बदलने की कोशिश की जापान में, और जो धीरे धीरे हुआ भी। अनफॉर्चुनेटली जापान के इतिहास में वो एक ऐसे नेता बने जिनका असैसिनेशन हुआ, और नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे में बहुत ही घनिष्ठता थी। और उनके अंतिम समय में जब उनका विदाई समारोह चल रहा था उनके इंतकाल के बाद, तो विश्व के चुने हुए कुछ नेताओं में से नरेंद्र मोदी स्पेशली वहां गए थे, और उनकी याद में भारत ने शोक प्रकट किया था। तो भारत और जापान के संबंध पिछले कई सालों से बड़े अच्छे चल रहे हैं, और उसी की और कदम उठाते हुए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जापान ने आनन फानन में जो उनकी एक ऑलरेडी घोषित मीटिंग थी अमेरिका के साथ, उसको ना करते हुए भारत की इस यात्रा को उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी। तो उसका नतीजा मुझे लगता है कि वो खुद ब खुद अमेरिका है या डोनाल्ड ट्रंप है, जिस प्रकार से वो एक डंडे से पूरे विश्व को हाँक लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब वो इशारा करें तो कुछ मुल्क खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अमेरिका को भी पता है कि जापान और भारत उनके क्वाड फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात अगर की जाए, जो कि क्वाड में एक और देश है, तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, क्योंकि आज तक भी ऑस्ट्रेलिया आजाद तो हो गया है, लेकिन इंग्लैंड की महाराज को ही अपना महाराज मानता है। उनके झंडे में आज भी वो सारे चिन्ह नजर आते हैं। तो मुझे लगता है जापान और इंडिया ही दो ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर है क्वाड की पॉलिसी में। तो उनको भी ये लगता है कि वी आर केपेबल ऑन आवर ओन, हम लोग खुद ही चाइना के वर्चस्व को रोक सकते हैं अगर भारत और जापान अच्छे प्रकार से मिल जाए। तो शायद यही नतीजा है कि एक तरफ अमेरिका के असर्टिवनेस को नकारते हुए दोनों मुल्कों के बीच ये बातचीत हुई है, और अमेरिका को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनकी जो ये तथाकथित कैरेट की पॉलिसी है, लेकिन उसके पीछे वो स्टिक भी नहीं है, एक बड़ा सा डंडा लेके वो घूम रहे हैं। तो अब पूरे विश्व ने उनको नकार दिया है, उनका कैरेट कोई लेना नहीं चाहता, बल्कि अब उनके हाथों से डंडा छीनने वाली नौबत आ गई है। और शायद यही कारण है कि अमेरिका की जो मीडिया है या और जनमानस है, वो ये जान रहा है कि ट्रंप देश को बर्बादी की कगार पे ले जा सकते हैं। इसलिए उनकी बीमारी को लेके, उनकी सेहत को लेके कई तरह की कवायद उठाई जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि क्या पता वो बीच में छोड़ दें। और ऐसे में जेडी वेंच ने भी बोला है कि फिलहाल तो ट्रंप स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी मौका आया तो वो ट्रंप की जगह ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
अगर ये धुआं है तो आग अंदर अंदर अमेरिका के प्रशासन में लग ही चुकी है, क्योंकि अब सारे विश्व के देश आंखें तरेड़ते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका की तरफ, और उसमें जापान ने भी कदम उठा दिया है। इसलिए अमेरिका ना जाकर भारत का स्वागत किया, और जब अमेरिका को लगा कि वो अलग थलग पड़ रहा है, तो उनके विदेश मंत्रियों ने भी बोला कि नहीं, क्वाड को लेके दोनों अहम देश हैं, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओपन एक्सेस एसेट्रा के लिए जो भी बातचीत भारत और जापान में होगी, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या विश्व व्यवस्था में चल रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमें जापान और भारत के संबंधों को देखना चाहिए। भारत भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अख्तियार कर रहा है। जापान भी जो कि एक बहुत मजबूत राष्ट्र है, और वो दोबारा से मजबूती की तरफ और बढ़ रहा है, तो वो भी अब अमेरिका के छलावे में आने वाला नहीं है, और वो विश्व राजनीति में अच्छी प्रकार से कदम रखेगा। ये जो ट्रिप हुआ है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी का स्वागत हुआ, जापान के कलाकारों ने भारतीय परिधान में सुसज्जित होकर, यहाँ तक कि गायत्री मंत्र और वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया, वो काबिले तारीफ है। और यहाँ तक कि जो हमारे साउथ से हजारों साल पहले कुछ सेंट वहां गए थे, साधु संत वहां गए थे, और वहां पे एक अलग प्रकार का बुद्धिज्म शुरू हुआ था। उसी प्रकार का एक गिफ्ट भी नरेंद्र मोदी जी को दिया है, जो इस बात का परिचायक है कि जापान भारत के साथ जो दोस्ती है उसका ऐतिहासिक संदर्भ निकाल रहा है और साथ चलने की बात कर रहा है। इसी वजह से क्रिटिकल मिनरल को लेके, ह्यूमन रिसोर्सेस, एनर्जी, डिफेंस को लेके बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ तक कि आने वाले 10 सालों में 67 बिलियन यूएस डॉलर का करार हुआ है, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि सरकारी इन्वेस्टमेंट अलग है। 67 बिलियन यूएस डॉलर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी जगह खुली है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 लाख भारतीय और जापानीज हर साल देशों का, इन नागरिकों का आदान प्रदान भी होगा, यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में भारत और जापान के संबंध बड़े अच्छे होंगे, कि वर्तमान में भी जापान का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। अगर आप गुरुग्राम के कुछ इलाकों में जाएंगे तो वहां पे जापान के अच्छे खासे लोग हैं, बल्कि एक जापानीज सिटी हो गई है, क्योंकि जापान के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे जापान की लगाए हुए प्रकल्पों में काम करने वाले काफी सारे जापान के लोग भी हैं। बल्कि मेरा तो जाना एक दो जापानीज स्कूल में भी हुआ, जहाँ पे जापान के अच्छे खासे बच्चे भी पढ़ते हैं, और उनको भारतीय संस्कृति के साथ साथ जापान की मिट्टी की खुशबू और उनकी संस्कृति से नवाजा जा रहा है। तो ये परिचायक है कि भारत और जापान एक स्ट्रैटेजिक एलाई है। जी व्यालोक जी। भारत और जापान सांस्कृतिक तौर पर भी देखें तो दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में हैं जो जब अर्ध सभ्य यूरोप अपनी बाल्यावस्था में ही था, तब वो लोग सभ्यता की ऊंचाइयों को छू चुके थे। अपनी पुरातनता में भी भारत के साथ उसका साम्य है, उसकी समानता है। इसके अलावा बौद्धों का तो वहां बहुतायत से रहना होता ही है। इन तमाम चीजों के संदर्भ में, लेकिन फिर भी शायद हमारी पॉलिसी रही कि हम बड़े देशों की तरफ देखते रहे, और उसमें जापान को बड़ा करके कभी देखा ही नहीं। अमेरिका और रूस में संतुलन बिठाने में ही तमाम ऐसी दिक्कतें हुई कि हम बाकी देशों से अपनी निकटता या दोस्ती बना ही नहीं सकते, और पड़ोस हमारे एक विषबेल ही फैल रही थी। और अब उस विषबेल का कभी नेपाल पर दिखता है, कभी भूटान पर दिखता है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि 2014 के बाद देश की विदेश नीति बदली है। इस बात से कोई भी असहमत होगा तो उसकी असहमति का स्वागत है, लेकिन वो तथ्यात्मक बात नहीं है। इजरायल को खुलकर समर्थन देना, इजरायल जाना किसी भारतीय प्रधानमंत्री का, ये सब अद्भुत घटनाएं थी। उसके अलावा इस बहुध्रुवीय विश्व में हर एक ध्रुव के साथ बने रहना, यह भी एक
अद्भुत बात ही कही जाएगी विदेश नीति की। लेकिन फेलियर के आरोप लगते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा गया कि भैया तुम्हारी विदेश नीति कहाँ गई। इस प्रश्न को जापान यात्रा के संदर्भ में कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो जो कल जापान के प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी के बीच में बातचीत हुई, तो उसमें ये बात भी देखने को आई कि पहलगाम टेरर अटैक को जापान ने भी कड़े शब्दों में उसकी निंदा की और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना भी की। और उन्होंने ये भी बोला कि ये एक टारगेटेड स्ट्राइक थी एंड भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया और सही मोमेंट पर आकर मानवता के साथ खड़े होते हुए हमने फिलहाल इस ऑपरेशन को सस्पेंड भी किया, लेकिन पाकिस्तान को ये चेताया कि आने वाले समय में अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसको अब परोक्ष युद्ध ना समझकर उसको बिल्कुल सीधे तौर की लड़ाई पर देखा जाएगा और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, गोली का जवाब गोले से देगा। तो एक नई प्रकार की नीति है जो कि जापान ने इस बात की सराहना की है, अगर आप पूरा स्टेटमेंट उनका सुनेंगे। रही बात तो भारत में जो अपोजिशन है, अपोजिशन अपनी राजनीति कर रहा है, क्योंकि अपोजिशन का जो मंतव्य है लगातार सत्ता पर काबिज होना है, येन केन प्रकारेण। और उसके लिए अगर वो भारत को बेच भी देंगे तब भी उनको किसी बात की शर्म नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो ये बोलते हैं कि अमेरिका के दबाव में आपने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया, फिर वो ये बोलते हैं कि अमेरिका इतने सारे टैरिफ क्यों लगा रहा है, आपने उनकी बात काहे नहीं मानी, आप उनके सामने जाके नतमस्तक काहे नहीं हुए। तो मुझे लगता है ये जो दोहरा रवैया है, ये भारत की आम जनता जिसने अभी भी अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखा हुआ है, वो भली प्रकार से समझता है। ये 1960, 70 या 80 का दौर नहीं है जब भारतीय जनमानस कहीं ना कहीं, आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, जो भारत की विदेश नीति को लेकर कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड ओरिएंटेशन रखता था। अब ब्लाइंड ओरिएंटेशन खत्म हो चुकी है विदेश नीति को लेके भारतीय जनमानस की, और वो एक एक कदम को भली प्रकार से समझता है। और इसी वजह से जी भले ही अपोजिशन कुछ भी बोले, विदेश नीति बहुत भली प्रकार से चल रही है। और चाहे जी वो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर हो, वो भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते थे, और जो मोदियन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर हैं, वो भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो विदेश नीति को समझने वाले सारे लोग, चाहे वो नेहरूवियन हो या मोदियन हो, वो एक ही पेज पर खड़े हुए हैं और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें। इसलिए रशिया से तेल जी हम खरीदना जारी रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चाइना से बहुत सारे विवाद होने के बावजूद भी हम झुके नहीं। हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर 40-50 राउंड की वार्ताएं हुई गालवान के मुद्दों को लेकर, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड अब ढूंढ लिया गया है और उस पर जल्दी ही एससीओ समिट में और इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी जी का विजिट वहां पे होगा और दोनों देश के नेताओं के बीच में बातचीत होगी और सामान्य संबंधों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे जी लगता है कि जो हमारे अपोजिशन के तथाकथित नेता हैं, वो अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें और जी अंधविश्वासों में ना आए, जी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से बचें। और जी अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है भारत के लिए भला होगा। अगर भारत कुछ अच्छा कर रहा है, कोई भी सरकार सत्ता में हो सकती है, लेकिन एक सही स्टैंड का समर्थन अपोजिशन को करना चाहिए और एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन दे आर जस्ट सिंपली इंडल्ज इन अपोजिंग द गवर्नमेंट, बट नॉट ओनली द गवर्नमेंट, द एंटायर भारत। तो शेम जी ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल और अपोजिशन लीडर्स। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित सिंह, आपने हमसे इतने विस्तार से बातें की। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं, आप सभी को पता है जो हम अंत में अपील करते हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी बात और भी जगहों पर पहुंचे, और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंचेगी। और एक विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, जापान में भी बोला गया तो सर्वे भवन्तु सुखिनः।